हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन टीचर मस्ती। मैं हूं आराधना और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीएफ 2005 को पूरी समग्रता के साथ, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो भी होते हैं उनमें सभी के लिए काफ़ी ये इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ आपके पेडागॉजी सेक्शन को भी काफ़ी मजबूती प्रदान करने वाला ये वीडियो, एक सिंगल वीडियो देख के आप काफ़ी कुछ चीज़ें समझ सकते हैं और साथ ही अपने किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। बहुत पॉजिटिविटी के साथ ये वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा को हम यहाँ समझने जा रहे हैं। इसमें हम क्या क्या ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं वीडियो में आगे। तो एनसीएफ का निर्माण क्यों किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके क्या सिद्धांत हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में इसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं तथा एनसीएफ का सुझाव विद्यार्थियों के लिए क्या है, शिक्षकों के लिए क्या है, साथ ही साथ विभिन्न विषयों के लिए क्या है, इन सभी विषय पर हम डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट स्लाइड, एनसीएफ 2005 का निर्माण क्यों किया गया। तो निर्माण कैसे हुआ, क्यों किया गया, यहाँ पे हम समझेंगे अच्छे से। तो एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी के द्वारा एमएचआरडी यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो पिक लगा हुआ है, प्रोफेसर यशपाल एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे। उन्हीं के हेल्प से एनसीईआरटी द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसको पूर्ण करने का कार्य प्रोफेसर कृष्ण कुमार के द्वारा किया गया। यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि एनसीएफ का निर्माण किनके द्वारा किया गया, तो आपको ऑप्शन याद रखने हैं। साथ ही देखते हैं एनसीएफ का अर्थ क्या है। तो बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, इन विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है एनसीएफ। ठीक है, एनसीएफ का उदाहरण कहाँ से लिया गया है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के एक निबंध सभ्यता और प्रगति से इसे लिया गया है। इनके अनुसार, इस निबंध के अनुसार उनका क्या मानना था कि उनके अनुसार सृजनात्मकता, उदार आनंद बचपन की एक कुंजी होती है। एक बच्चा जब सृजन करने का कार्य करने लगता है, खुद कंस्ट्रक्टिविज्म का कार्य करता है, तो वही उसके बचपन की कुंजी होती है, वही उसके ज्ञान के निर्माण की एक कुंजी होती है। एनसीएफ 2005 का अनुवाद संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में किया गया है, जिसमें भारत की सभी 22 भाषाओं में एनसीएफ का उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपन इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हो गई हमको एनसीएफ 2005 की आवश्यकता। तो एनसीएफ जो इससे पहले बहुत सारे एनसीएफ आए थे 1978 में, फिर 88 में, 88, 78, उसके बाद 2000 में। तो जो 2000 में एनसीएफ बना था उसका कुछ प्रैक्टिस जो था वो काफ़ी अच्छा था। उसी को लेके आगे बढ़ाने के लिए 2005 में कुछ चेंजेस किए गए। लेकिन आवश्यकता क्यों पड़ी फिर भी बनाने की, तो बच्चों की शिक्षा जो बोझिल हो गई है, बच्चे एक भारी भरकम बैग में ढेर सारी बुक्स लेके जाते हैं और आ जाते हैं, उनको उस ज्ञान से उन्हें कोई खास मतलब नहीं है, क्लास में जा रहे हैं केवल डर से बैठ रहे हैं और आ जा रहे हैं। इस भावना को बच्चों के अंदर से ख़त्म करने के लिए एनसीएफ बहुत सारे ऐसे कुछ प्रोस्पेक्टिव्स दी है, जिसकी वजह से शिक्षा में उसकी गुणवत्ता को, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी को काफ़ी अच्छा बनाया जा सकता है। साथ ही साथ कक्षा में बच्चों के साथ किए जा रहे जो व्यवहार है टीचर का, उस व्यवहार में परिवर्तन, कक्षा का जो वातावरण है उस वातावरण में परिवर्तन, साथ ही साथ बच्चों को जो दिए जा रहे हैं पनिशमेंट, ज़बरदस्ती का अनुशासन, उन चीज़ों में परिवर्तन करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ने अपने अंदर परिवर्तन करने के लिए ये सब चीज़ें लाई थी। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, बच्चों के शिक्षा को सुधार, बच्चों की शिक्षा को केवल बुक तक सीमित न रख के उसकी शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ने के लिए एनसीएफ का निर्माण किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं इसके प्रमुख 5 सिद्धांत। इस 5 सिद्धांत में ही पूरी कहानी एनसीएफ की बटी हुई है। इस पूरे 5 सिद्धांत को जिसने अच्छे से स्टडी कर लिया तो आधा प्रॉब्लम यहीं कि यहीं उसका सॉल्व हो जाता है। तो 5 सिद्धांत क्या है अपन देख लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत जो है वो है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखना और ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्था तथा आकलन, चौथा है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण, पाठ्यक्रम में सुधार। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो परिप्रेक्ष्य, इसको समझ लेते हैं हम। तो क्या है, बच्चों को शिक्षा को बोझ नहीं समझना है,
रटने की प्रणाली को पूरी तरीके से ख़त्म करना है, बच्चों के अंदर चहुंमुखी विकास करना है, एक ऐसे नागरिक का विकास करना है जो लैंगिक न्याय, अनुसूचित जनजाति एवं विरोधी आवश्यकताओं से बचे संवेदनशील बच्चों का निर्माण करना है, ऐसे नागरिक का निर्माण करना है जो राजनीतिक व आर्थिक प्रक्रिया में भी भाग लेने में जिसके अंदर क्षमता हो। दूसरा पॉइंट है आपका सीखना और ज्ञान, तो समाज द्वारा बच्चा सीखे, जो अपनी शिक्षा है वो केवल कैसी हो, बच्चों पे केंद्रित हो, ना कि शिक्षक के ऊपर केंद्रित हो। संज्ञानता का उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास बच्चा स्वयं से करे, अवलोकन का गुण हो, अन्वेषण का उसके अंदर गुण का निर्माण हो। थर्ड पॉइंट में अपन क्या पढ़ रहे हैं कि बच्चा जो हो बहुभाषी कक्ष का निर्माण उसमें होना चाहिए, मतलब एक ही कक्षा में कई भाषाओं के बच्चे हों ताकि वो अपने ज्ञान को और अच्छे तरीके से एनहेंस कर सकें। स्वयं करके सीखने का ज्ञान हो उनके अंदर, स्वयं करके सीखने की उनके अंदर उत्सुकता हमें पैदा करनी होगी। बच्चों के दैनिक गतिविधि के आधार पर ही उनको उस कक्ष के गतिविधि के आधार पर ही उनका आकलन करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो विद्यालय का वातावरण कैसा हो कि एक ऐसा अनुशासित वातावरण हो कि बच्चा उसमें अपने आप को एक्सप्लोर कर पाए, वो खुद को प्रूव कर पाए। इतना अच्छा उसके लिए वातावरण क्रिएट करिए कि बच्चा खुशी सारी चीज़ों को पढ़े, सारी चीज़ों को वो रिलेट कर पाए। इसके लिए हमको आगे इसमें स्टडी करनी होगी। शिक्षक और शिक्षा के बीच में जो अनुपात होना चाहिए वो 1:30 का अनुपात होना चाहिए। भौतिक वातावरण उनका बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट है वातावरण में सुधार और पाठ्यक्रम में सुधार, मतलब बाहरी वातावरण इतना अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ उसके पाठ्यक्रम में हमें कुछ नया सुधार लेके आना चाहिए ताकि बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर करने में उसको मदद मिले। नेक्स्ट देखते हैं, तो जेपी नायर द्वारा भारतीय शिक्षा के लिए बनाया गया एक त्रिकोणीय संरचना है। जेपी नायर एक विदेशी बहुत बड़े शिक्षाविद थे। उन्होंने भारतीय शिक्षा को किस तरीके से एक ट्रायंगल में डिवाइड किया है। उनका कहना है कि भारतीय शिक्षा में इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी बच्चे समावेशी रूप से आगे बढ़ें। इक्वालिटी के साथ उनकी करिकुलम होना चाहिए। उनका करिकुलम ऐसा हो कि सभी बच्चों के लिए हो, चाहे वो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट हो या कैसा भी हो, उन सभी बच्चों के लिए शिक्षा जो हो इक्वालिटी के साथ दी जाए। साथ ही साथ उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट जो आपका क्वालिटी है वो क्वालिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि चाहे बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, चाहे बच्चा गरीब परिवार से आता हो, इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। साथ ही साथ क्वांटिटेटिव होनी चाहिए आपकी टीचिंग लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमुख सिद्धांत। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके क्या क्या प्रमुख सिद्धांत थे। इस सिद्धांत को हम समझेंगे तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। ज्ञान मतलब जो बच्चे का ज्ञान है वो केवल उसके लिए एक ज्ञान या इन्फॉर्मेशन बन के न रह जाए, वो उसको प्रैक्टिकली समझे। तो इसके लिए बाहरी जीवन से उसको जोड़ना बहुत आवश्यक है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से बिल्कुल मुक्त कर देना है। पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए कि केवल बुक में उसने पढ़ लिया, समझ लिया, ख़त्म। पाठ्यचर्या का मतलब ये है कि आप उसको बच्चे को ऐसा ज्ञान दो कि वो उस चीज़ को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, वो रिलेशंस देख रहा है कि हाँ ये पेड़ है, पौधा है, इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। आप उसको इस तरीके से प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करो। बच्चे को ले जाके वहाँ पे दिखाओ कि पेड़ है, पौधा है, बच्चे गाय है, बकरी है, सारी चीज़ें। कक्षा की गतिविधि को लचीला बनाया जाना चाहिए। मतलब ये नहीं कि लचीला की कक्षा की दीवारें हिला दी, लचीला हो गया, नहीं। लचीले का मतलब ये है कि एक ऐसा वातावरण हो जिसमें बच्चा बिल्कुल खुशनुमा तरीके से और बिना डर के अपनी बातें भी रखने का उसके पास हक हो। कक्षा का माध्यम ऐसा हो कि बच्चे आपस में एक अच्छा वार्तालाप कर सकें, वो एक दूसरे को समझा सकें कि हाँ मेरे माइंड में ऐसी चीज़ें आ रही हैं। उनका मतलब अपने पुराने ज्ञान, अपने पुराने अनुभव के द्वारा वो एक नए अनुभव का सृजन कर सकें। इतना अच्छा कक्षा का वातावरण हमें उन्हें देना पड़ेगा। साथ ही साथ हम उनको ऐसे शिक्षा दें कि वो राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति उनके मन में काफ़ी आस्था उत्पन्न हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कि एनसीएफ 2005 की विशेषताएं क्या हैं। तो एनसीएफ 2005 की प्रमुख विशेषता यह है कि प्राथमिक शिक्षा पर भाषा का जो माध्यम होना चाहिए वो माध्यम मातृभाषा में होना चाहिए। शिक्षण सूत्र हमेशा ज्ञात से अज्ञात हो। मातृभाषा का अर्थ ये होगा कि वो कोई भी बच्चा नया जब स्कूल जा रहा है तो उसे बिल्कुल डायरेक्ट आप इंग्लिश में ही पढ़ाने लग जाओ, उसको मातृभाषा में सारी चीज़ें उसको समझाओ ताकि उसको समझ में आए। वो बच्चा अपने आप को ये समझे कि हाँ मैं जो पढ़ के आया हूँ या मैं जो मम्मी से सीख के आया हूँ वो सही ठीक सीखा हूँ। ठीक है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस इनबिल्ट हो कि मैं भी बोल सकता हूँ।
शिक्षा सूत्र का कैसा होना ज़रूरी है कि ज्ञात जो उसका पुराना अनुभव है, पुराना ज्ञान है, उसी को आगे एनहेंस करता जाए, पुराने ज्ञान से एक नए ज्ञान का निर्माण करता जाए, उसके अंदर एक सृजनात्मकता की भावना उत्पन्न हो, वो खुद करके कोई भी चीज़ देखने के लिए सोचे, तो उसके अंदर ऐसी भावनाएं लानी चाहिए। ठीक है, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन को आप ये ना समझो कि ये नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन आपने दी, अब वो उसको ज्ञान के माध्यम से, उसको अपनी सोच के माध्यम से कैसे इनबिल्ट कर रहा है, ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। एक शिक्षक का कार्य यही होगा। विशाल पाठ्यक्रम और बहुत मोटी मोटी किताबें दे देना ही सही शिक्षा का कार्य नहीं है कि हमने बहुत बड़ा एक सिलेबस बना दिया है, बहुत मोटी मोटी किताबें दे दी हैं, बेचारे बच्चे बैग टांग के आ रहे हैं, जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षा का कार्य यही है कि उस किताबें भले पतली हों, लेकिन उसका ज्ञान इतना अच्छा हो कि उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है बच्चा। बस एनसीएफ का यही एक उद्देश्य है। ठीक है, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। मतलब एक अच्छा, आप कोई अच्छा नैतिक मूल्य बच्चे को सिखा रहे हो तो उस चीज़ को उसको प्रूफ करके दिखा दो, एक अच्छा वातावरण निर्मित कर दो। आप किसी जानवर बीमार है तो उसकी हेल्प कर दो, ताकि बच्चा उसको खुद देख के समझ जाए। एक अच्छे वातावरण, केवल उपदेश दे रहे हैं क्लास में आके ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, इससे नहीं होगा। अभिभावकों को लिए भी एनसीएफ क्या सख्त निर्देश देता है कि अभिभावक क्या करें, बच्चों को ये ना समझे कि छोटी उम्र में ही ये बिल्कुल पूर्णतः निपुण होकर घूमने लग जाए, बिल्कुल इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ आ जाएं। हम तो सीबीएसई स्कूल में भेज रहे हैं तो इसके अंदर ये क्वालिटी आ जानी चाहिए, बचपन से ही महात्मा गांधी बन के, स्वामी विवेकानंद बन के घूमने लग जाए। बिल्कुल नहीं, बच्चे को उसके हाथ पे छोड़ो, वो ज्ञान को खुद निर्माण करेगा, धीरे धीरे करके वो सीखेगा। जितना बच्चा ज़्यादा एक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा उसके लिए अच्छा होगा, जितना उसका माइंड फ्री होगा, जितना वो वातावरण के साथ मुक्त होगा, उतना ही ज़्यादा अपने ज्ञान को एनहेंस कर पाएगा। साथ ही शैक्षणिक गतिविधियाँ, जो स्कूल में कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ अच्छे फेस्टिव मनाए जाते हैं, तो उसमें उनके अभिभावकों का भी इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, ताकि बच्चा ये माने कि हाँ, हमारे घर और विद्यालय के बीच कोई दूरी नहीं है। मतलब दूरी का मतलब ये नहीं है कि हाँ पास में घर शिफ्ट कर लें, दूरी का मतलब ये है कि सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, मतलब मम्मी पापा भी इन चीज़ों से कनेक्टेड हैं, सारी चीज़ें शिक्षा में कनेक्टेड होके ही चल रही हैं। यहाँ ये चीज़ हमें समझनी होगी। मानसिक स्तर पर क्या करना है कि उनकी मानसिक भावना को देख कर ही हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। पाठ्यक्रम का निर्माण ये नहीं सोचना है कि बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पाठ्यक्रम अपने बनवा के रख दिया। साथ ही साथ शांति शिक्षा को बढ़ावा, यानी महिलाओं के प्रति आदर सम्मान, केवल हमें नारी सशक्तिकरण का नारा ही नहीं लगाना है, बल्कि बचपन से उन्हें ये शिक्षा देनी है कि महिलाओं के प्रति, जीवों के प्रति, जानवरों के प्रति उनके मन में सम्मान हो, अपने देश के प्रति उनमें सम्मान का विकास हो। ऐसे कार्य हमें करना है। बच्चों को चहुंमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या का निर्माण करना है। मतलब उसका निर्माण केवल शिक्षा दे देना और ज्ञान कर लिया, बहुत रट लिया चीज़ें, ऐसा नहीं करना है, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास हो। मतलब उसके साथ साथ, उसकी शिक्षा के साथ साथ उसके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ पर, उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी हमें ध्यान देना होगा। सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी वातावरण तैयार करना। समावेशी का मतलब इंक्लूसिव कंस्ट्रक्टिविज्म की बात जब आती है तो वहाँ ये होता है कि आप, बच्चा कैसा भी है, पढ़ने में तेज है, नहीं है, गरीब परिवार से आ रहा है, किसी भी परिवार से आ रहा है, उन सभी के लिए हमें वातावरण समावेशी रखना है, हमें एक सा रखना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको आगे बैठा दिए, कोई बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है तो उसको पीछे बैठा दिए, या गरीब है तो उसको हम दूसरी क्लास में बैठा दिए, अमीरों के लिए हमने एसी लगवा दिए। ऐसा काम नहीं करना है। तो एनसीएफ इन्हीं चीज़ों के लिए हमें इंस्ट्रक्शन देता है। बच्चों को स्कूल को बाहरी जीवन के तनाव से बिल्कुल मुक्त एक अच्छा वातावरण देना, यही एनसीएफ का मेन मुद्दा है कि बच्चा बाहर के जीवन की, अपने तनाव से बिल्कुल मुक्त, यहाँ पे बिल्कुल खेले कूदे। बच्चों को के अंदर यह धारणा हो कि वह बहस भी एक अच्छे तर्क के साथ करे। ठीक है, खेल को बच्चों के लिए प्रतिद्वंदिता या तनाव का वातावरण न बनाए। खेल उनके लिए एक टीम लीडर का गुण उनके अंदर विकसित करे, ताकि वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकें और खेल में वो एक लीडरशिप का काम सीख सकें, एक टीम वर्क का काम सीख सकें, ना कि आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने लग जाएं। साथ ही पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं सीखने के लिए स्वयं पुस्तकें चुनने का भी अवसर दें। सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर बच्चों के अंदर सौंदर्य बोध का कार्य कराएं। जैसे कि बच्चे अगर मनोरंजन कर रहे हैं तो जो सामने देख रहा है वो तो ठीक है, वो खुश हो रहा है, लेकिन बच्चा उससे क्या सीख रहा है? बच्चा उससे बहुत सी अच्छी बातें सीख रहा है। उसमें क्या क्या उसने परिवर्तन किया, उसके फ्रेंड ने क्या कुछ अच्छा किया, उसको वो देखे और समझे। साथ ही साथ एनसीएफ ने शिक्षकों के लिए भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं। क्या कि शिक्षक को सही समय पर एकेडमिकली जो संसाधन होते हैं वो उनको प्रोवाइड किया जाए।
मतलब कि शिक्षक ऐसा नहीं है कि हाँ उसको बोल दिया कि आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करानी तो रोज़ जाके डांस करा रहा है क्योंकि उसको बुक ही नहीं मिली है। तो उसको अकादमिक संसाधन जो भी होते हैं वो उनको सही समय पर नवाचार यानी एक अच्छी इनोवेशन के साथ में उनको प्रदान कर दी जाए, ताकि एक शिक्षक अपने कक्ष में जाके उस वातावरण का, एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर सके। साथ ही एनसीएफ 2005 में शिक्षकों के लिए क्या दृष्टिकोण रखता है, तो एनसीएफ का कहना है कि शिक्षक ज्ञान का स्रोत मात्र नहीं है, शिक्षक एक सुगमकर्ता का कार्य करता है। सुगमकर्ता का अर्थात यह है कि शिक्षक बच्चों को सही राह दिखाने का केवल कार्य करता है, ज्ञान का निर्माण तो स्वयं बच्चा करता है। तो शिक्षक को भी ऐसा होना पड़ेगा कि वो एक अच्छा, एक इतना बढ़िया माहौल तैयार करे कि बच्चा उसमें सीखने के लिए खुद ब खुद मजबूर हो जाए, अपने अर्थ को वो खुद समझे, अपने ज्ञान को वो खुद समझे, बच्चा अपना ज्ञान पुराने अनुभव के द्वारा खुद निर्माण करे। शिक्षक उनको केवल एक पुशअप करने का कार्य करेगा। देखते हैं एनसीएफ 2005 बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है। तो एनसीएफ 2005 का कहना है कि सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ के सीखने की गति अधिक होती है, कुछ की गति कम होती है, सबकी अपनी अपनी एक ज्ञान का निर्माण करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, सबकी थॉट्स अलग अलग होते हैं। तो हमें इन बच्चों के लिए एक ऐसा करिकुलम तैयार करना है कि वो उन सारी चीज़ों को समग्रता के साथ उन सभी बच्चों को लेकर साथ में चलें, ना कि किसी के साथ भेदभाव करें। साथ ही एनसीएफ क्या कहता है कि लैंगिक न्याय को भी ध्यान में रखें। लैंगिक न्याय बार बार आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो लैंगिक न्याय एक बहुत ही नकारात्मक भावना है। बच्चों के साथ लैंगिक न्याय हमें करना ही होगा, मतलब कोई लड़का है या लड़की है, ये हमें क्लास में इस बात को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट है भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो भाषा बच्चों की वही भाषा होनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया कि बच्चों की भाषा जो होगी वो उनकी मातृभाषा को ही प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद वो अलग अदर जो भी भाषाएं पढ़ते हैं। और कक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए कि वो बहुभाषी माध्यम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि केवल इंग्लिश वाले या फॉरेनर बैठ जाएँ एक साथ पढ़ने के लिए, नहीं, बहुभाषी माध्यम वाले बच्चे भी बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 की दृष्टिकोण गणित के प्रति क्या है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के प्रति एनसीएफ 2005 ने कुछ न कुछ अपने व्यूज़ रखे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम समझेंगे, बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो गणित के प्रति उनकी क्या दृष्टिकोण है कि बच्चे गणित की मूल संरचनाओं को समझें, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति के सभी तत्वों का समाधान वो एक अपने अनुमान के अनुसार, विश्लेषण के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसको समझ के उस चीज़ को एक प्रैक्टिकल फॉर्म में खेल कूद के माध्यम से समझने पर उन्हें ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। उसके साथ ही साथ लास्ट में अपन देखते हैं कि एनसीएफ का क्या नोटिस है, क्या फाइनली वो कहना क्या चाहता है एनसीएफ बच्चों के लिए कि बाहरी जीवन से बच्चे को कनेक्ट करो, स्कूल और विद्यालय के बीच की जो ये गैप है उसको ख़त्म करना है। बच्चे घर पे भी जाके वही काम करें, अच्छे तरीके से उसको सीखें कि हाँ मैं ये सीख के आया तो आज मुझे उस चीज़ को देखना है कि कैसे होता है। साथ ही साथ बच्चों को रटाना तो बिल्कुल नहीं है, बच्चों को ज्ञान को समझाना है, उसके अंदर वो भावनाएं उत्पन्न करना है कि वो ज्ञान को खुद ब खुद क्रिएट करने लग जाए। बच्चों को रटाने पे किसी भी तरह का मजबूर नहीं करना है। शिक्षा को खेल कूद के माध्यम से बच्चों को समझाना है, केवल अपने शिक्षा को पाठ्य पुस्तक आधारित बना के नहीं छोड़ना है। एक्स्ट्रा गतिविधियाँ, एक्स्ट्रा करिकुलम, एक्स्ट्रा स्किल्स, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट भी बच्चों के अंदर लाना है ताकि बच्चे राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान हो सके। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी बातें जो एनसीएफ से रिलेटेड थी वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीएफ से जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप मेरे चैनल टीचर मस्ती को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारी बेस्ट विशेज़ के साथ अराधना त्रिपाठी मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।